हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस वीडियो सेशन में उन सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं केवल रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके आपको बेल आइकन को ऑन कर देना है, और वीडियो को कर देना है लाइक, और साथ के साथ इस वीडियो को कर देना है शेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, कहाँ पर की गई, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन सभी इंफॉर्मेशन के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, जैव विविधता का एक अधिनियम आया था 2002 में। कब आया था फ्रेंड्स? 2002 में। और इसी अधिनियम के तहत 2003 में 2003 में चेन्नई, तमिलनाडु में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। अभी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के विषय में हम डिटेल चर्चा करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड उन सभी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और ये कब मनाना स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 मई 1992 को एक सम्मेलन हुआ था। उसके साथ ही 22 मई 1992 से ये जैव विविधता यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है। और एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है फ्रेंड्स कि 22 मई 2021 की थीम क्या थी, यानी कि 22 मई 2021 को जो जैव विविधता दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। ये भी अक्सर अपने आप में क्वेश्चन है और पूछ लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो थीम थी वो थी वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर। वी आर द पार्ट फॉर सॉल्यूशन वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर। तो यहाँ ये क्वेश्चन इससे बनता है। अब नेक्स्ट के ऊपर मैं चर्चा करूँगा कि भारत में यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में। कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट एंड यहाँ पर लिख लिया जाए पूर्वी हिमालय में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अभी नेक्स्ट इसी पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो पूरे विश्व में पाई जाती है अमेज़न वन में। अमेज़न वन यानी कि ब्राज़ील में पाई जाती है। और इन वनों को हम सेलवास भी कहते हैं। और इन्हीं का एक दूसरा उपनेम है, जो कि है पृथ्वी का फेफड़ा, या जिसको हम लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करूँगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल का टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको प्रेस करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर वीडियो के पीडीएफ, वीडियो को लिंक्स वगैरह सभी वहां पर आपको अवेलेबल होगी। और बीच बीच में हम वहां पर क्विज़ भी पोस्ट करते हैं, तो उन क्विज़ को आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका रक्तहीनता, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो लोहे की कमी से होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, या फिर रक्तहीनता बोलते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर को डेली कितने लोहे की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये होती है आपकी 10 टू 20 मिलीग्राम। 10 टू 20 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है मानव शरीर को। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोहा होता है वो किस किस चीज़ में मतलब हमें प्राप्त होता है हमारे खाद्यान्न में। तो ये प्राप्त होता है अंडे में, फल में, हरी सब्जियों में। और इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है,
हीमोग्लोबिन का क्या होता है, आयरन जो होता है वो महत्वपूर्ण घटक होता है। अभी यहाँ पर रिकेट्स एक दिया है, रिकेट्स किसके द्वारा होता है, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। और इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का वो होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्सीफेरोल। और ये किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश, मछली, दूध आदि से। और इसी को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी में फ्रेंड्स, कि इस विटामिन को यानी कि जो विटामिन डी है इस विटामिन को क्या कहते हैं, इस विटामिन को हार्मोन हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है और आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, या इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स स्कर्वी के विषय में। और स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। और इसका जो लक्षण होता है वो होता है कि मसूड़ों से खून का आना। और इसी विटामिन को हम नाविकों का विटामिन भी कहते हैं, यानी कि नाविक यानी कि सेलर डिसीज भी इसी विटामिन की कमी के कारण होती है। तो और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में नहीं पाया जाता विटामिन, तो वो होता है फ्रेंड्स विटामिन सी। कौन सा होता है फ्रेंड्स, विटामिन सी दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी की मात्रा किस किस में प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये होती है आपकी आंवला में, मिर्ची में और खट्टे फलों में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से बनती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, यानी कि सबसे कठोरतम पार्ट कौन सा होता है शरीर का, वो हमें बताना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट होता है वो होता है आपका, यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, हिंदी में इसका नाम दिया गया है दंत वल्क। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, दंत वल्क। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनेमल। तो इनेमल क्या है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनेमल होता है वो किस से बना होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और यदि पूछ लिया जाए फ्रेंड्स वयस्क मनुष्य में जो टीथ फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये भी हमें याद रखना है। तो वयस्क मनुष्य की यदि मैं बात करूं तो उसका टीथ फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 और इनटू कर देते हैं 2। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा सपोज ये ऊपरी जबड़ा है और ये हमारा क्या है नीचले नीचे का जबड़ा है। तो इसका एक पार्ट यानी कि इतने पार्ट में, इसके इतने पार्ट में ये इतने दांतों की संख्या होती है। और सेम इस पार्ट में नीचे वाली संख्या होगी। और जैसा ऊपर वाला हुआ तो ऐसे ही सेम फॉर्मेशन नीचे वाला हुआ, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी इस फॉर्मूले को हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 लिखा मैंने। तो यहाँ पर जो 2 होता है ये कौन से टाइप के दांत होते हैं, ये होते हैं इंसीजर। क्या होते हैं, इंसीजर। और यहाँ जो मैंने 1 लिखा ये होते हैं कैनाइन। उसके बाद में 2 हमारा होता है ये प्रीमोलर और फिर मोलर। अभी जितने ऊपर ये हुए उतने ही ये नीचे हुए, और उसको कर देंगे डबल क्योंकि 2 जबड़ों के लिए हम काउंट कर रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है। और फ्रेंड्स इसमें एक और ख़ास बात पूछ ली जाती है कि बच्चों में यानी कि चाइल्ड में क्या टीथ फॉर्मेशन होता है, क्या टीथ फॉर्मूला होता है, तो उनका होता है 2102 अपॉन 2102। और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ का आप देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो मैंने प्री मोलर बताया था वयस्क में, वो यहाँ पर प्री मोलर उपस्थित नहीं है। और जो मोलर था उसमें से भी एक कम है। और जो कम कौन सा है वो है फ्रेंड्स आपका विजडम टीथ, क्योंकि विजडम टीथ बच्चों के अंदर नहीं होती है। और प्री मोलर भी बच्चों के अंदर नहीं होता है। तो यदि हम बोलें कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो ये होते हैं 20। और इन्हीं को हम बोलते हैं दूध के दांत। जैसा कि आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो यहाँ पर होंगे हमारे 20 टीथ। और वयस्क में कितने होंगे, वो होंगे 32, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है कि जो विजडम टीथ और प्री मोलर है ये बच्चों में नहीं होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 1992 में रियो ब्राज़ील में। कहाँ पर किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। और कभी पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो ये 1992 में किया गया था। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? यानी कि वित्तीय समावेशन की सफलता में कौन सा यानी कि बाधक होता है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वित्तीय समावेशन के लिए एक समिति गठित की गई थी और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगाराजन। कौन थे? डॉक्टर सी रंगाराजन। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स, इसके तहत क्या बताया गया था कि जो वित्तीय सेवाएं होंगी, फाइनेंशियल जो हमारी सर्विसेज होंगी, वो सही समय पर होगी, सही अनुपात में होगी और किसके लिए होगी? समाज के पिछड़ा वर्ग, कम आयु वाले वर्गों के लोगों को कम लागत में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो ये इसका क्या उद्देश्य था? तो इसमें जैसा कि इसमें दिया है, निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव, ये तीनों ही क्या है? ये वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में क्या है? बाधक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको एक एक चीज़ समझ आ रही होगी, और यदि आपको समझ आ रही है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए और साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु यानी कि चलाया गया था? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो 3 कार्यक्रम दिए हैं, जैसा कि IRDP, ट्राइसेम या NREP। तो ये होते क्या-क्या हैं? तो इनके कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तीनों कार्यक्रम थे, वो तीनों के तीनों कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए कार्यक्रम थे। तो यहाँ पर जैसा कि पहला है IRDP, तो IRDP की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका ट्राइसेम, और ट्राइसेम का क्या है? ट्राइसेम की फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट है आपका NREP, जिसको बोला जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये तीनों के तीनों प्रोग्राम किससे रिलेटेड हैं? ये ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाए गए अभियान है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जनसंख्या का 2011 के अनुसार भारत में किस राज्यों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो उच्चतम है, वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले यानी कि घनत्व वाले जो राज्य हैं, उसमें सबसे पहले आता है नाम बिहार का। उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, जैसा कि ऑप्शंस में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा केरल, और केरल के बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश। और यदि उत्तर प्रदेश के बाद भी पूछ लिया जाए तो वो आएगा हरियाणा का नंबर। तो यहाँ पर सर्वाधिक किसका स्थान होगा? वो होगा आपका बिहार का। तो इस तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जनसंख्या पूछा गया है और पहले वाले क्वेश्चन में जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्यों में जनसंख्या की स्थिति है वो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर गुजरात। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर मैचिंग करना है, यानी कि कौन सा जो हमारा युग्म है वो गलत है, तो उसके विषय में हमें बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे जैसा कि कन्नौज है वो इत्र एवं तेल के लिए दिया है, मिर्ज़ापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन और आगरा का दिया है चाकू तथा कैंची। तो चाकू तथा कैंची दिया गया है किसका? ये दिया गया है आपका आगरा का। तो यहाँ पर चाकू और जो कैंची के लिए है वो आगरा प्रसिद्ध नहीं है, जबकि
अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। तो जो चाकू और कैंची के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका अलीगढ़ और मेरठ। तो बाकी सभी मैच हैं, लेकिन ये हमारा ये गलत है। तो यहाँ पर आएगा, इसका संबंध होना चाहिए था मेरठ से और या फिर अलीगढ़ से। तो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और ये लास्ट का हमारा ये गलत है। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, मेरठ या फिर अलीगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और अक्सर परीक्षा में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत में किसने, यानी कि आमदनी पर कर, इनकम टैक्स की बात कही गई है, तो आमदनी पर कर की शुरुआत किसने की थी। सर चार्ल्स वुड्स ने, लॉर्ड मैकहेल ने, या जेम्स विल्सन ने, या फिर विलियम जॉनसन ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आयकर की शुरुआत की गई थी भारत में, वो की गई थी 1860 में। और कब की गई थी, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 जुलाई 1860 में भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी सर जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, सर जेम्स विल्सन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकम टैक्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी। तो ये की गई थी सर जेम्स विल्सन के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया हुआ है। तो इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किसके ऊपर लगता था, ये चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। और अधिकतम समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर था। तो इस तरह से कर है बोल सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही स्टार्ट हो रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आयकर क्या है, ये व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला वार्षिक क्या है, कर है, एनुअल टैक्स है। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो वो कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और आप सभी को मालूम भी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोशिका का श्वसनांग किसे कहा जाता है। कभी कभी पावर हाउस ना देकर पूछ लिया जाएगा कि कोशिका का श्वसनांग किसे कहा जाता है, तब भी इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे प्रथम किसने की थी, तो ये कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यदि पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को यानी कि बायोप्लास्ट का नाम किसने दिया था, तो ये अल्टमान ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था, ये सी बेंडा ने कहा था। तो ये सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं। तो इतनी एडिशनल जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इसी में मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि राइबोसोम के विषय में क्या प्रसिद्ध है। तो राइबोसोम के विषय में है कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री और इसकी खोज पैलेट नामक ने की थी। और इसी का नाम पैलेट पार्टिकल्स भी होता है। और कोशिका जो झिल्ली है वो फ्रेंड्स जंतु कोशिका का बाहरी आवरण का निर्माण करती है। और ये किससे बनी होती है, ये लिपिड या फिर प्रोटीन की बनी हुई होती है। और इसी को एक और उपनाम से जानते हैं, जैसा कि इसको बोला जाता है कि ये चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यानी कि सेलेक्टिव सेमी परमिएबल जो झिल्ली होती है। और इसका क्या काम है, ये डिसाइड करती है कि कोशिका के अंदर कौन आएगा या फिर कौन बाहर जाएगा। यानी कि इसका काम है चयन करने का। तो इसलिए इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। तो ये सब जो उपनाम हैं ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अभी नेक्स्ट इसमें आता है सेंट्रोसोम, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में तारकाएं। और तारकाओं की खोज की थी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने। और ये किस में सहायक होती है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करती है। यानी कि सहायता करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास में सहायक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। तो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना का जो संबंध है वो है आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये जल विद्युत परियोजना स्थित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात की गई है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी 2021 को मनाया गया। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और अभी ये कब मनाया गया? 24 जनवरी 2021 को मनाया गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2008 से। 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि पहली बार कब मनाया गया? तो 2008 में मनाया गया है। और ये किस मंत्रालय की पहल है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो दिवस है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो कौन से यानी कि राजदूत अगले नियुक्त हुए आसियान में? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका, जैसा कि इसमें दिया है, जयंत एन खोबराडे। तो ये क्या है? खोबराडे जो है ये 21 जनवरी 2021 को, यानी कि डेट भी हमें याद रखनी है, 21 जनवरी 2021 को भारतीय विदेश सेवाओं के अधिकारी हैं कौन है? जयंत एन घोबराडे। और ये कहाँ पर राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए? तो आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग के लेखक कौन है? तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और कभी कभी पुस्तकों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है आपका, यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी, चांद मल कुमावत। चांद मल कुमावत इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख है। कितनी? 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख किया गया है इस पुस्तक के अंदर। और फ्रेंड्स ये पुस्तक कब प्रकाशित की गई? तो ये पुस्तक प्रकाशित की गई 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर। 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर ये पुस्तक प्रकाशित की गई। तो ये भी हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है और आपका जो रेस्पॉन्स है वो मुझे लाइक के माध्यम से मिलना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्दी से जल्दी उपलब्ध होती जाएगी। और यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो फ्रेंड्स आपको रेगुलर बेसिस पर भी वीडियो मिलती रहेगी। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड सर्कल में जो भी फ्रेंड्स सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर है, टेलीग्राम पर है, फेसबुक पर है, सभी के पास में आपको वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching this video.